हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। बहुत डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम समझेंगे डिटेल में। उसके अलावा दो केस जो इससे लिंक है, जिसका इफेक्ट इस पे पड़ा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, उसको भी हम समझेंगे। एक है वोडाफोन केस और दूसरा है कैन एनर्जी का केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। सपोज़ हम देखते हैं एक बजट या हर अलग अलग लॉज के थ्रू हमारा सेंटर एक जो है एक गवर्नमेंट बना सकती है कैसे आप टैक्स लेंगे लोगों से, लेकिन वो ज़्यादातर होता है कि आने वाले टाइम पर आप कैसे टैक्स लेंगे, ऐसे सिस्टम्स आते हैं। लेकिन सपोज़ करिए अगर कोई गवर्नमेंट पास्ट डेट में जाकर टैक्स लेना चाहती है तो उसे हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो ऐसा ये पढ़ने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक बार 2012 में इंडिया ने ऐसा किया था। तो उसको अभी डिटेल में समझते हैं। लेकिन इंडिया पहली कंट्री नहीं है जिसने किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। यूके है, नीदरलैंड है, कनाडा है, बेल्जियम है, बहुत सारे कंट्री ने किया है। तो फिर समझते हैं कि ऐसा कंट्रीज़ क्यों करती हैं। ऐसा कंट्रीज़ तब करती हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे लॉज में कहीं गलती रह गई, हमारे टैक्स सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम रह गई और कंपनीज उसका बहुत सारा फ़ायदा उठा रही हैं और उस फ़ायदे से वो अपने बिज़नेस को ग्रो करें। उससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है वो पैसे गवर्नमेंट को मिल सकते थे, तो वो पास डेट में भी उन चीज़ों पर टैक्स लगा देती है। तो अगर आगे हम बढ़ें तो 2012 में ये फर्स्ट टाइम आया था। प्रणब मुखर्जी उस समय थे मिनिस्टर, तो उन्होंने फिनेंस मिनिस्टर थे और वो ये लॉ लेकर आए थे, कैबिनेट से पास कराया। उस टाइम पर मिनिस्टर ऑफ या अपोजिशन के लीडर जो कह सकते हैं वो अरुण जेटली जी थे। अरुण जेटली जी ने इस लॉ को बोला टैक्स टेररिज्म। बहुत बड़ा शब्द था, लेकिन मतलब कि आप उनके हिसाब से था कि बिज़नेस कैसे कोई कंपनी आपके देश में आके करेगी, उसको तो भरोसा ही नहीं रहेगा ना कि आप किस दिन कौन सा लॉ चेंज करके टैक्स कभी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस था इसने बैकफायर किया फ्यूचर में जब गवर्नमेंट आई एनडीए की। तो अभी आगे उसका एग्जांपल हम लेके समझेंगे। ये कब बैकफायर किया, एक वोडाफोन के केस में किया और दूसरा कैन एनर्जी के। दोनों केस इंडिया हार गई है 2020 में और बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। तो पहला समझते हैं वोडाफोन केस। वोडाफोन के कंडीशन में हुआ क्या था, 2007 में वोडाफोन के 67% जो स्टेक्स थे वो हचिंसन ने खरीद लिए थे 11 बिलियन डॉलर्स में, और उसके बाद वो हचिंसन इंडिया को उसने ले लिया था। सितंबर में 2007 में गवर्नमेंट जागी, उसने कहा ये तो इंडिया का था, आप कैसे बेच सकते हैं, और बेचते हैं तो उसके एसेट अभी भी इंडिया में है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो करीब 8,000 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गया वोडाफोन पे। वोडाफोन तो देने वाला नहीं था, वो चला गया कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो केस हार गया। फिर वो आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 2012 में वोडाफोन के सपोर्ट में। जब ऐसा होता है तो वोडाफोन फिर से एक्शन में आता है और गवर्नमेंट एक्शन में आती है, क्योंकि वोडाफोन तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गया है। तो अब गवर्नमेंट एक्शन में आती है। कैसे आती है, मैंने आपको पहले बताया 2012 में फिनेंस मिनिस्टर ने एक लॉ में ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम लॉ में चेंज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उन्होंने लॉ को ही बदल दिया। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स, रेट्रो मीन्स पहले, पुराने टाइम से हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। और कंपनीज़ को प्रॉब्लम क्या आती है, वो तैयार तो रहते नहीं है, उनकी मेंटेलिटी रहती है कि इतना टैक्स लग रहा है उस हिसाब से अपना खर्च कर रहे हैं वो। ये सही या गलत ये अलग डिबेट का टॉपिक है, डिपेंड कर सकता है। कई बार जैसे आप इस टाइम पे देखें तो डिजिटल कई सारे प्लेटफॉर्म है जिस पर हम टैक्स उतना नहीं लगाते हैं, गूगल या कुछ हुआ, क्योंकि हमको लगता है ज़रूरत है, लेकिन वो उसका गलत फ़ायदा उठा के बहुत सारे पैसे बना लेते हैं। तो बाद में गवर्नमेंट को एनालाइज हो सकता है, रियलाइज़ हो सकता है कि भाई हमको टैक्स लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे स्कोप था टैक्स लगाने का और बहुत ज़्यादा ये कंपनीज पैसा बनाई हैं, उतना जितना इनको छूट मिला उसका गलत यूज़ इन्होंने किया है। तो पास्ट में जाके आप टैक्स लगा सकते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट टैक्स सबको चाहिए होता है, क्योंकि बहुत एक एडिशनल आपको बहुत सारा पैसा मिलने के स्कोप से रहते हैं, तो वो गवर्नमेंट ट्राई करती है मिल जाए। तो वोडाफोन का केस 2012 तक हम पहुँचे थे कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन जीत गया है और उसके आगे कहानी चलती है कि
लॉ में चेंज करके फिर से उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। लेकिन जब टैक्स लगाया गया तो उसके बाद वो आगे चला जाता है और चला जाता है वो जो हेग है, जो आर्बिट्रेशन का कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है और 2020 में वो केस जीत जाता है। और वहाँ से वो इंटरनेशनल कोर्ट है तो वहाँ पे आप बहुत कुछ रिप्लाई भी नहीं कर सकते और वहाँ से कहा गया कि आप अब वोडाफोन को मत तंग करिए और वोडाफोन का केस आप सेटल डाउन करके ख़त्म कर लीजिए। इसके पहले एक बार गवर्नमेंट ने 2016 में, जब गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, तो वोडाफोन थोड़ा रिलैक्स हो गया था। उसको लगा कि ये गवर्नमेंट तो बोलती थी ये टैक्स टेररिज्म है, तो हमारे खिलाफ कोई कैसे डिसीजन लेगा। इसने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट बोला भाई पास्ट वाले लॉ को हम चेंज नहीं करेंगे, आगे देखेंगे लगाना है कि नहीं लगाना, लेकिन वो तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसका तो दिमाग घूम गया वोडाफोन को, उसको लगा कि ये गवर्नमेंट तो बोलती थी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यही होता है ना, कई बार आप बोल जाते हैं अपोजिशन में रह के। इस प्रेजेंट कंडीशन भी आप देख सकते हैं, कई बार जो अपोजिशन में वो बहुत ऐसी चीज़ें हर लॉ पे वो अगेंस्ट करेंगे, बोल देते हैं, लेकिन कभी आप जब सत्ता में आते हैं तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। आपको क्या, वो तो कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि कंट्री का लॉस होता है। इस कंडीशन में ऐसा हुआ और सेटल करने की कोशिश की गई इस गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन सेटलमेंट कुछ हो नहीं पाया। कोर्ट में इंडिया 2020 में लेटेस्ट में हार चुकी है और वोडाफोन जीत चुका। आगे जाने की कोशिश है गवर्नमेंट की, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और हवाला किसका दिया गया? हवाला दिया गया BIT। ये कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कोलैबोरेशंस होते हैं कि जो बताते हैं हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देंगे बिजनेस करने के लिए। तो अभी हम आगे समझेंगे ये BITs होते क्या हैं। बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 1995 में एक BIT हुई थी जो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में हुई थी, जिसका हवाला लेकर वोडाफोन बचने की कोशिश कर रहा था और कोर्ट में इसको यूज़ करके वो सेफ हो भी गया। ये कहता क्या है कि हम दोनों, ये दोनों देश आपस में एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देंगे हर टाइप के बिजनेस को, जिससे बिजनेस ग्रो कर सके और एक दूसरे के बिजनेस को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वोडाफोन ने यही कहा कि जो हमारी डच यूनिट थी उसने वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की, उसने खरीदा है हचिंसन टेलीकॉम को, और नीदरलैंड और इंडिया में तो आपस में कोलैबोरेशन है, ट्रीटी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। रातों रात ये जो गवर्नमेंट थी NDA 2 की, उसने बहुत सारे लॉज को स्क्रैप किया। NDA 1 की जो गवर्नमेंट थी बहुत सारे लॉ को स्क्रैप किया। मोदी 1 गवर्नमेंट ने बहुत 8 से 9 लॉज को ख़त्म किया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसको ख़त्म करने से बहुत सारी ट्रीटी, उसका प्लस और माइनस वो अलग डिस्कशन का टॉपिक है। और उसके बाद होता क्या है कि 2 लॉ जो थे, एक आर्टिकल 9 ऑफ BIT का हवाला लेकर और आर्टिकल 3 ऑफ UN सेट्राल का वो दलील देकर, कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है हेग में, उसने वोडाफोन को कह दिया कि आप ये केस जीत गए हैं और आपको गवर्नमेंट अब तंग नहीं कर सकती है। तो ये है बायलैटरल ट्रीटीज। और इसी का हवाला लेकर एक और दूसरी जो ट्रीटी थी हमारी अलग कंट्रीज से थी, उसका हवाला लेकर कैन एनर्जी ने किया। तो कैन एनर्जी का केस अब हम समझते हैं। कैन एनर्जी का उसने किया क्या था, एक डिफरेंस जो था, उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रीऑर्गेनाइज किया था अपने यूनिट्स को। बेसिकली उसने अलग से, मींस सेलिंग या ऐसे लेंडिंग नहीं होती उसमें, लेकिन अपने अंदर रीऑर्गेनाइज उसने किया था। तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने 2006 में उन्होंने किया था। गवर्नमेंट 2014 में जब आती है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो संज्ञान में लेती है और उसके बाद वो 2015 में एक्शन में आती है। कहती है आपने जो रीऑर्गेनाइज किया है, उसने दिखाया था कि अपना UK का जो होल्डिंग का शेयर है वो किस तरह इंडिया के शेयर में, मतलब वो सही तरीका नहीं था, लेकिन पेपर्स पे उन्होंने अच्छा काम किया था। पेपर्स पे उन्होंने काम करके करीब 24,500 करोड़ का टैक्स बचाने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने क्लेम किया। उसके बाद आगे के कोर्ट में गवर्नमेंट गई, इनकम टैक्स एप्लीट ट्रिब्यूनल में गई, हाई कोर्ट में, जहाँ पे केस इंडिया जीत गया। लेकिन और एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुआ था, वो अभी पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं आया। लेकिन फिर सीधे कैन एनर्जी चली गई आगे बढ़कर आर्बिट्रेशन के पास। आर्बिट्रेशन के पास जब वो पहुंचती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इन BITs की वजह से केस हार जाती है और उसके बाद करीब 10,000 करोड़
भारत को वापस देने की बात हुई है, इंडिया को देना है वापस कैन एनर्जी को। तो डबल लॉस हुआ यहाँ पे। और इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अपना डिसीजन लेती है, स्टेटमेंट बोलती है, तो उसका इफेक्ट हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं और कंट्री को कितना इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी इसमें से दलीलें यूज़ की गई डिफेंस के द्वारा। जो जेटली जी ने कहा था कि ये टैक्स टेररिज्म है, ये गलत है, इसको बहुत तरीके से यूज़ करके कोर्ट में इंडिया को हराया गया। तो हमारे सेंटेंस हमारे कंट्री को कैसे लॉस पहुंचा सकते हैं, ये हमारे हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को समझना चाहिए। प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो गवर्नमेंट ये ले रही है, इस पर हम देखते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना अलग व्यू रखती हैं, तो हो सकता है कभी किसी और प्रॉब्लम में कंट्री पड़ जाए। इसके बाद हम और दूसरे टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये टेक्निकल थोड़ा सा था, मैंने बहुत कोशिश की इसको इजी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना भी पड़ा क्योंकि बहुत टेक्निकल है। वोडाफोन का जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे कीमैन आइलैंड से होकर कहाँ 3-4 ट्रांजेक्शन होता है, बहुत टेक्निकल है। वो खुद एक आधे घंटे का वीडियो बन सकता है उस पर, बहुत टेक्निकल, इसलिए उसको मैं नहीं लेकर आया। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और वोडाफोन और कैन एनर्जी का केस जो इंडिया दोनों हार गया है 2020 में, उससे हम सीख सकते हैं कि जो हमारे डिसीजन रहते हैं वो उसका इम्पैक्ट कैसे लॉन्ग टर्म में पड़ता है। और हमारे डिसीजंस लॉस सब पे हमको सबसे सहमति लेके बनानी चाहिए, जिससे फ्यूचर में कंट्री को कम से कम नुकसान हो सके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। पार्लियामेंट कि जो नया पार्लियामेंट बनने वाला है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसके प्लस एंड माइनसेस क्या हैं, और यूपीआई जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, करीब 4 लाख करोड़ के पार चला गया दिसंबर में, तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे अपने नए वीडियो में। सो स्टे ट्यून टिल दैट।